नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। ताकत का एक खेल जहां पुरुषों का वर्चस्व होता है, लेकिन ऐसे ही उस खेल से दोस्ती कर ली, उसे अपना बना लिया हमारी आज की तेजस्विनी ने। रियो ओलंपिक में जिसने भारत को पदक दिलाया और दमखम दिखा के दुनिया को बता दिया कि भारत की लड़कियां पीछे नहीं हैं, हमारी आज की तेजस्विनी साक्षी मलिक। मुश्किल बॉल। रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को जब लगातार निराशा हाथ लग रही थी और ऐसा लगता था कि इस बार संभवतः भारतीय खिलाड़ियों को पदक के बगैर वापस लौटना पड़ेगा, तभी एकाएक देश की एक बेटी ने लाज रख ली और भारत के लिए रियो ओलंपिक में खाता खोल दिया। हरियाणा की ये बेटी थी साक्षी मलिक। साक्षी ने 6 घंटे में 5 कुश्तियां लड़ी, जिनमें से एक क्वार्टर फाइनल में उन्हें रशियन महिला पहलवान से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बाद में रशियन खिलाड़ी के फाइनल में पहुंचने पर साक्षी को रेपेचाज में लड़ने का अवसर मिला, जिसमें साक्षी ने लगातार 2 मैच जीतकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। रेपेचाज मुकाबले में साक्षी ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और पहले राउंड के बाद 5-0 से पिछड़ने के बावजूद आखिरी मिनट में शानदार खेल दिखाते हुए स्कोर 5-5 पर बराबर कर दिया। इसके बाद आखिरी 10 सेकंड में साक्षी ने बाजी अपने नाम कर कांस्य पदक जीत लिया। साक्षी को कुश्ती की ललक अपने दादाजी से मिली, जो हरियाणा के एक सम्मानित पहलवान रहे हैं। परिवार के प्रारंभिक विरोध के बावजूद साक्षी ने कुश्ती को ही अपना करियर बनाना तय किया और छोटी उम्र में ही अखाड़े में कूद पड़ी। साक्षी को पहली कामयाबी 2014 में मिली, जब उसने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। फिर इसके बाद 2015 में दोहा एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर और देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजी गई साक्षी मलिक है हमारी आज की तेजस्विनी। तो कुश्ती के अखाड़े में दम दिखाने वाली, दमखम दिखाने वाली, दावपेच दिखाने वाली हमारी आज की तेजस्विनी साक्षी मलिक, और उनको साक्षी मलिक बनाने वाली उनकी मां सुदेश मलिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में। साक्षी, आपने तो इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है और अखाड़े में जाके ये बता दिया है कि भारत की लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन ये बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि पहलवानी में लड़कियां कहाँ जाती हैं। मेरा बचपन गांव में था, 3-4 साल में गांव में रही, तो उस टाइम मैंने दादाजी से सुना था कि वो मिट्टी वाला दंगल में कुश्ती खेलते हैं और गांव में जीतते हैं, तो उनसे कुश्ती के बारे में सुना था। फिर मुझे रोहतक शहर में ले आए मम्मी पापा, फिर वही डेली रूटीन पढ़ा। क्या जब आप गांव में रहती थी तो क्या दादाजी को कुश्ती करते हुए देखती भी थी? नहीं, जब तक तो छोड़ चुके थे, मतलब अच्छा। अपने टाइम के पहले की बताते थे। टाइम के पहले की बात बताते थे, हाँ। अच्छा। हमारे साथ सुदेश जी हैं, साक्षी मलिक की माँ, और सुदेश जी कहते हैं कि जब कुछ मिल जाता है, सफलता मिल जाती तो सब देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसके पीछे क्या था, उसके पीछे कितनी मेहनत थी। और हमें मालूम है कि साक्षी के पीछे उनकी माँ सुदेश है। कैसे साक्षी बनी? ये तो जैसे स्टार्टिंग में थी, वहाँ गांव में रहती थी। जिस टाइम इसने पैदा हुई उसी दिन मेरी अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को मिला था ज्वाइनिंग का, तो मैं इसको नहीं संभाल पाई, तो इनकी जो दादी जी थी उन्होंने अपने पास रखा इसको। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि मैं इसको रखूँगी, और उस टाइम पे हमारे काफ़ी भैंस गाय होती थी, इसको स्पेशल गाय का दूध पिलाऊंगी। तो शुरू से ही दादी ने इसको गाय का दूध पिलाया और आज तक ये गाय का दूध पी रही है। अच्छा। हाँ जी। तो गाँव में रही है, और जो उनके दादाजी थे वो मतलब उनको पहलवान, बदलू पहलवान कहते थे। अच्छा। हाँ, बदलू पहलवान। तो कुछ तो वहाँ से पहलवान का ये रहा। कुछ फिर ये जैसे पढ़ाई के 3.5 साल की थी तो मैं इसको रोहतक ले आई। मैं कहा तो इसका थोड़ा सा पढ़ाई का करना पड़ेगा, तो इसकी पढ़ाई वहाँ से शुरू की मैंने रोहतक। फिर ये 8th क्लास में थी, इसको थोड़ा सा ये रहा कि जैसे स्कूल में बच्चे खेलते हैं, कोई वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, DA स्कूल में पढ़ती थी, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो कहने लगी मेरे को कोई गेम करना है। मैंने कहा बेटा जो स्कूल में आप करते रहिए। कहने लगी मेरे को कोई अलग से करवाओ जो सुबह शाम है। तो मैं इसको वहाँ स्टेडियम में लेगी, छोटू राम स्टेडियम में। वहाँ पे जिम्नास्टिक, हमारे एथलेटिक्स, हैंडबॉल, फुटबॉल सभी बच्चे खेल रहे थे, और साइड में रेसलिंग हॉल भी था। तो सभी मैंने इसको दिखाया। तो रेसलिंग हॉल में जब इसको लेके गए तो वहाँ लड़के और लड़कियाँ मैट था, वहाँ पे कुश्तियाँ कर रहे थे।
एक मिक्स थे लड़के और लड़कियां, और वहाँ पे इनके गुरुजी थे ईश्वर सिंह दहिया जी, तो वो इसने वहाँ पे देखा तो वहाँ से करने लगी, मेरे को ये रेसलिंग करनी है। मैंने थोड़ा सा ये तो था, कहा बेटे रेसलिंग नहीं, ये लड़कों का गेम है। तो इसने कहा नहीं मैं रेसलिंग ही करूँगी, ये कुश्ती ही करूँगी। तो उस टाइम पर तो हम रेसलिंग नहीं, रेसलिंग तो अब ज़्यादा हो, पहले तो कुश्ती, मैं तो कुश्ती करूँगी कुश्ती करूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा कुश्ती करो, तो इसने वहाँ से स्टार्ट किया। साक्षी मैं कुश्ती करूँगी, लेकिन क्या उस वक्त ये सोचा था कि रियो तक पहुँच जाओगी? नहीं, मैं जैसे अपनी शुरू की बताती हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल में जैसे एक्टिविटीज़ होती थी उनमें पार्ट लेना, रनिंग, खो खो, बैडमिंटन, कुछ भी खिलाते थे मैं सबसे आगे होती थी कि स्पोर्ट्स। अच्छा। और स्पोर्ट्स पीरियड भी मतलब तो काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर ऐसे था कि कोई गेम करना है, वहाँ से पता चला था, जैसे स्कूल इंटर स्कूल हो जाते थे वहाँ से मेडल, तो वहाँ से पता चला कि हाँ मेडल मिलते हैं। फिर जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखी थी, हमारे सीनियर हैं कविता दीदी, उन्होंने कॉस्ट्यूम और मेडल के साथ उनकी मैंने फ़ोटो देखी, तो वहाँ से बहुत मैं इंस्पायर्ड हुई। फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे यही गेम करना है। तो फिर ऐसे मम्मी वहाँ छोड़ा है, फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हम ऐसे प्लेन में जाते हैं, इतने घंटे की फ़्लाइट होती है, इतना स्टे होता है, ऐसी दूसरी कंट्रीज़ होती हैं। तो वो चीज़ बहुत था, जब मुझे ये लगा कि अब तो प्लेन में बैठना है। हाँ। तो प्लेन में बैठने का ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि प्लेन में बैठना है। इंडिया में फर्स्ट आओ, प्लेन में बैठो। हाँ। क्योंकि जो फर्स्ट आता है वही, उससे ही चांस मिलता है बाहर जाने का। तो जब से मैंने शुरू कर दिया कि अब तो प्लेन में बैठना है, दिन रात प्लेन को देखना और ये सब, फिर धीरे धीरे वो तो प्लेन में बैठना तो नॉर्मल होना शुरू हो गया। फिर से पता चल गया कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स क्या होते हैं। फिर पता चला ओलंपिक्स एक ऐसा खेल है कि जो हर एथलीट का सपना होता है, वो सबसे बड़ा खेल होता है। तो साक्षी, ओलंपिक में आपने जो कर दिखाया, मतलब वो वाकई उसकी तो जितनी तारीफ की जाए, आपने एक इतिहास बना दिया। लेकिन ये बताइए कि जब उस वक्त वो जो रियो का जो वो मूवमेंट था वो कैसा था? क्योंकि आपने 6 घंटे में लगातार 4 कुश्तियाँ खेली, 5 कुश्तियाँ खेली, और जिस प्रकार से आखिर में आपने बिल्कुल पछाड़ दिया, वो मोमेंट कैसा था आपकी लाइफ के लिए? देखो, वो जो दिन होता है वो बहुत नर्वस भी और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब इतने बड़े स्टेज पे पहला ओलंपिक है मेरा, पूरा इंडिया देख रहा है और मतलब सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बस मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट लड़ना है, 6 मिनट तक लड़ना है। यूँ नहीं था कि मेडल लेना है, ये था कि लड़ना है, 6 मिनट तक अपना पूरा बेस्ट लड़ना है। फिर 5 बाउट थी, पहले दिन पता चल जाता है कि हमारा ग्रुप देख के कि कौन सा ही मेडल ले ले, तुझे 5 बाउट लड़नी है। हाँ, 5 बाउट लड़नी पड़ेगी, मुझे पहले ही पता चल गया था। फिर ये कि 5 कैसे लड़ूंगी, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग जब करवाते हैं उसमें भी 3 ही बाउट मतलब एक टाइम में करवाते हैं। फिर हम कह देते हैं नहीं सर, बस करवाते हैं ऐसे जब 5 होते हैं। हाँ, क्योंकि ना ट्रेनिंग टाइम में सुबह ट्रेनिंग होती है, फिर कंटिन्यू 3 बाउट, तो हम बस थक गए ये। तो फिर धीरे धीरे बाउट्स गए। फिर मेरी 3rd की जो बाउट आई, तो उसमें था कि अभी 3rd की बाउट आई, इतना नज़दीक आके तो मुझे पीछे नहीं हटना, 4 साल का वेट नहीं होने वाला है। तो वो मोमेंट, उसके बाद वो बाउट चली और मैं जीत गई, तो वो मोमेंट मैं बता नहीं सकती आपको कि वो प्राउड, मतलब वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि वो एक प्लेयर के लिए कितनी तगड़ी फीलिंग होती है कि वो ओलंपिक पे मैट पे खड़ा है और जीत गया और फिर इंडियन फ्लैग लेके, वो एक प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे आप बता रहे हो कि 3 के बाद बस हो जाती थी नॉर्मल केस में। हाँ। तो 3 के बाद तो फिर 5 तक पहुंचना था, तो वो एनर्जी कहाँ से जुटाई? मतलब क्या सोच रही थी आप? क्योंकि दिमागी खेल भी तो होता है, शारीरिक तो है, पर दिमाग अगर उस तरह से साथ ना दे तो बात नहीं बनती। 3 कुश्तियों के बाद ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक थोड़ा सा। फिर उसमें कोच समझा रहा था कि तू बिल्कुल जीत सकती, क्योंकि रशिया वाली फाइनल में चली गई थी। तो समझा रहे थे कि बस 2 ही तो बाउट हैं, 2 बाउट हैं, देख तू सोच अगर मेडल आ जाएगा तो क्या होगा। सर बता रहे कि तू तगड़ी है, तू जिनसे ज़्यादा तेरी बाउट आएगी तू उनसे तगड़ी है, बार बार मेंटली प्रिपेयर करना। फिर मैं भी बार बार यही कि हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, अभी 2 बाउट और हैं, और सब पूरा देश उम्मीद लगा के बैठा, एक भी मेडल जब तक था नहीं। विनेश इंजर्ड हो गई थी, उस पर भी बहुत बड़ा मेडल की उम्मीद थी। तो बस ये सब सोच के और इतने सालों की मेहनत, जो एक सपना था कि ओलंपिक्स में जाना है, तो वो सब बहुत हिम्मत ये बना देता साक्षी, है। अभी तो हमने सुल्तान भी देखी ना, कैसे होता है लास्ट सेकंड्स में, क्या होता है ना, लास्ट बिल्कुल जो फाइनल आपके मोमेंट्स रह गए थे उसमें आपने पलटी मारी थी जी।
तो तब उस वक्त कुछ दिमाग में चल रहा था क्या, कुछ हो रहा था कि मैं अभी भी मेरे पास वक्त है और मैं चाहूँ तो छू सकती हूँ उस मंजिल को? मेरी थर्ड की बाउट है, वो जो थर्ड की बाउट थी वो 5-0 से मैं पीछे चल रही थी, तो मेरे पास 3 मिनट थे, 3 मिनट के ब्रेक में, 3 मिनट में उसके 5 थे, मेरे 0 थे। ब्रेक में सर ने बोला कि यही 3 मिनट हैं मेडल के लिए, और मुझे भी ये था कि इतना नज़दीक आके पीछे नहीं हटना। थर्ड की बाउट लड़ रही है तू एक ओलंपिक मैट पे, जो कि आज तक इंडियन लड़की रेसलिंग में कोई भी नहीं पहुंच पाई है। तो फिर हिम्मत थी, मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे था कि 3 मिनट मेरे पास है, अगर 3 मिनट में वो 5 स्कोर बना सकती है तो 3 मिनट में मैं 5 क्यों नहीं बना सकती। तो फिर वो हिम्मत रख के, और फिर वो थक गई थी, क्योंकि बाहर वाली लड़कियों का ये होता है कि वो पहले 2-3 मिनट ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बाद में नॉर्मल हो जाती हैं। तो मुझे था कि अब ये थक चुकी है तो मुझे मेरा अटैक सक्सेस करना है। तो फिर मेरे अटैक लग गए और 5-5 पे कुश्ती आ गई, और 5-5 पे आने के बाद भी वही जीत रही थी, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन मिला हुआ था। फिर 9 सेकंड रह गई थी, तो 9 सेकंड में, उस 9 सेकंड में तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था एकदम से कि अब तो बस 9 सेकंड है, कर दो कुछ भी। तो जैसे ही मैंने किया, वो मेरे लेग अटैक से डर के और बहुत डाउन हो गई, क्योंकि मेरा जो फेवरेट है वो लेग अटैक है, तो बहुत झुक गई एकदम से। जैसे ही मैंने डोज दिया वो नीचे गिर गई, और मैंने टेक डाउन के पीछे 2 पॉइंट ले लिए। जैसे ही पॉइंट हुए उसके बाद एकदम से टाइम पूरा 5.59 और मेरे पॉइंट। हाँ, क्या तो लम्हा रहा होगा नहीं? हाँ, फिर मैं मुझे तो पता चल गया था कि हाँ तू जीत गई है, और वो मुझे छोड़ नहीं रही कि अभी तक पॉइंट नहीं है। तो मैंने तो स्कोर बोर्ड देख लिया था, तो बस उस टाइम पे। सुदेश जी, उस समय आपके ऊपर क्या गुजर रही थी? आप कहाँ थे? आप इंडिया में थे? हाँ, इंडिया में थी। मैं उस टाइम पे टीवी देख रही थी, और हमारे रिलेटिव आए थे, मीडिया भी काफ़ी घर पे आई हुई थी। और उस टाइम पे बिल्कुल मैं टीवी के सामने बैठी थी, और जब ये दिखा कि है कि 9 सेकंड थी, उस टाइम पे 5-5 का स्कोर बराबर था। जब ये जैसे ही मैट से उठी तो 9 सेकंड थी, बस उस टाइम तो जो पता नहीं 9 सेकंड कैसे निकलेंगी, बस भगवान के सामने प्रार्थना करती रही, दुआ करती रही कि 9 सेकंड निकाल ले बेटी के, कैसे भी इसमें इतनी हिम्मत है, बिल्कुल कुछ करके दिखाएगी। तो वो जैसे इसने बताया कि वो इतनी डाउन हो चुकी थी, इसने नीचे हाथ लिया गिरी, तो उस टाइम पर तो इतनी खुशी आपने देखा ही होगा, टीवी पे चला रहा होगा, बहुत ज़्यादा खुशी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना गर्व फील हो रहा था कि आज मेरी बेटी ने क्या कर दिखाया। जो एक मेहनत इतनी, ये बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही इसने हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सिंसियर, टाइम की पंक्चुअल, बिल्कुल। जी, आपसे जानेंगे सुदेश जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जो भी आपको सफलता मिलती है उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। ये मेहनत क्या थी साक्षी के लिए, उनकी माँ सुदेश के लिए, जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए तेजस्विनी। हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाए। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा, सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रेसलर साक्षी मलिक और उनकी मां सुदेश मलिक मौजूद हैं तेजस्विनी में। तो साक्षी, जैसे कि मां बता रही थी, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, और खेल में ख़ास तौर पर। किस तरह का डिसिप्लिन आप जी रही थी, किस तरह के नियम आप अपनी ज़िंदगी में आपने उनको ढाल लिया था, क्या थी वो चीज़ें? मैं पिछले कई साल से मेरी लाइफ चल रही थी, ट्रेनिंग, दिन में रेस्ट, शाम को ट्रेनिंग, फिर रात को सो जाओ, ट्रेनिंग, रेस्ट, ट्रेनिंग। तो ये एक नो पिक्चर, नो ड्रामा, नथिंग, नो कुछ भी नहीं। और फिर वीकेंड मिलता था थोड़ा बहुत रिलैक्स के लिए, तो वीकेंड पे भी ये होता था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। भाई बोल रहा है चल मूवी देख के आए, चल बाहर घूम के आए, मैं बोली प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे, एक दिन मिलता है तो सो लूँ मैं। हाँ, सो लूँ मैं, तो मूवीज़ नहीं जाना, बाहर आउटिंग नहीं करनी, तो ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। लेकिन खाना पीना बहुत एक पहलवान के लिए ज़रूरी होता है ना, कि आपकी डाइट क्या है? जैसे कि आपकी माँ बता रही हैं कि गाय का दूध आप लेती हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी डाइट है जिसने आपको बिल्कुल फिट
रखा? ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन से हम बहुत दूर हैं तो मैं नॉर्मल डाइट लेती हूँ, घी, दूध और जो भी मीठा कितना भी खाना वो मैं नॉर्मल। मतलब हरियाणा वालों का जो खाना होता है, हाँ, दूध, दही, घी, मक्खन। लेकिन जब कंपटीशन बहुत नज़दीक होता है, हमें वेट भी मेंटेन करना होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा घी और मीठा बिल्कुल छोड़ना होता है। मैं बिल्कुल बिना घी की रोटी और हाँ, दूध भी थोड़ा कम कर देना। तो ये कंपटीशन मतलब अलग अलग होता है डाइट प्लान कि कंपटीशन के नज़दीक क्या लेना है, पहले क्या लेना है। सुदेश जी, क्या खिलाया आपने अपनी बेटी को? साक्षी मलिक बना दिया आपने उसे? हाँ? ये खाना तो मैं जो घर में बनाती हूँ खूब अच्छे से खाती है, पर जो कई चीज़ें ऐसी है जो स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं स्प्राउट बहुत खिलाई मैंने इसको। अच्छा। जी, जो पोषण है, जो पौष्टिक है, उसका मैंने थोड़ा सा रखा ध्यान। तो पर ये खा लेती थी आराम से? कभी Yes, नाक मुंह नहीं चढ़ाया कि मैं नहीं नाक मुंह चढ़ाती थी, लेकिन इसको प्यार से कह के नहीं बेटा खा ले क्या है, मैंने खाया था। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा रुक के खा लेना, आराम से खा लेना, अभी जल्दी नहीं है। कल ये मेरे को दिया था, आज मैं नहीं खाऊंगी। मैं कहा कोई बात नहीं, आज खा ले, कल दूसरा दे दूंगी। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा हाँ बना के फटा के खिलाना पड़ता था। नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना, नहीं बेटे खा ले, थोड़ा खा ले, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खा ले। तो खाने का थोड़ा सा मैं इसके पीछे लगी रहती थी। खाती तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कोई अलग चीज़ होती है जैसे न्यूट्रिशन वाली से, कोई चीज़ में कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखती थी थोड़ा तो सा। अच्छा साक्षी, कोच का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपके कोच का भी बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी सफलता के पीछे। आज मतलब किस प्रकार से आप अपने कोच को धन्यवाद देती हैं या याद करती हैं जिस तरह से उन्होंने आपको सिखाया? जब मैंने रेसलिंग शुरू की तो ईश्वर दैया सर थे जिन्होंने रेसलिंग शुरू करवाई थी। उसके बाद वो डीएसओ बन गए और फिर रिटायर्ड हो गए। तो 2010 से मनदीप हैं जो मेरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मनदीप सर। तो इन दोनों कोचों का रोल रहा है लाइफ में। तो कोच की भी बराबर की मेहनत रहती है हमारे साथ ट्रेनिंग में ध्यान देना, आज उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग करवानी है, अभी इस चीज़ पे इसकी कमी है, क्या चीज़ इसमें कम है। तो हर तो काफी कड़क हुए हैं कोच आपके या बहुत प्यार से समझाते हैं? बहुत कड़क है मैट पे। मनदीप सर तो बहुत ज़्यादा मैट पे कड़क अच्छा। है, मारते भी हैं। अच्छा। तो आप तो मैंने सुना आप लड़कों से मुकाबला कर लेती हो आप अखाड़े में? एक्चुअली हमारे सेंटर पे लड़कियां नहीं हैं। अच्छा। जो मतलब अच्छे से प्रॉपर मेरी बाउट का है, छोटी हैं, जूनियर्स हैं बहुत। तो फिर थोड़ा मेरी बाउट के लिए लड़कों के साथ मेरी बाउट करवाते हैं कि थोड़ा इसकी पावर मैच हो जाए। लेकिन कैंप्स में जो नेशनल कैंप्स होते हैं उनमें तो पार्टनर्स बहुत मिल तो जाते जब आप वहाँ पे लड़कों के साथ में अखाड़े में कूदती हैं तो लड़कों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? हैं। कुछ थोड़ा लगता है कि मतलब पटक वटक दिया हमें क्या? हाँ, बेइज्जती मान जाते हैं कई। तो फिर अगली बार कहते हैं सर हमारे तो यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, लड़के मना कर देते हैं और जो है मत करिए तू बेइज्जती करवा के आ रही है। तो ये सब तो चलता रहता है। फिर कोच की डर की वजह से तो कई मतलब हेल्प करते हैं कि हाँ इसकी बाउट करवाएं। क्योंकि जब आप मतलब जब आप नई नई इसमें आई थी और जब उस लेवल पर नहीं पहुंची थी, तब उस वक्त गांव के जो आसपास के लोग थे और रोहतक में भी आसपास के जो आपके लोग थे वो किस तरह से सोचते थे? क्या उन्हें लगता था कि वाकई एक स्पोर्ट्स पर्सन हमारे बीच तैयार हो रही है, या उन्हें लगता था कि क्या पहलवानी वगैरह में लगे? देखो क्या एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए किसी को भी मतलब एक एथलीट को 2-3 साल लगते हैं, क्योंकि फिजिकल फिट होना पड़ता है, उस गेम में ढलना पड़ता है, तो इतना टाइम लगता है। तो जब तक वो जो टाइम पीरियड था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत स्ट्रगलिंग था। आसपास के लोग बोलते थे मुझे, बहुत मैं हार के आती थी, बहुत गिल्ट होता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जीत नहीं पा रही। लेकिन एक टाइम होता है सीखने का और धीरे धीरे कैच करने का। लेकिन घर वाले हमेशा साथ थे। फिर लोग बोलते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे मेडल्स आना शुरू हो गए तो वो भी फिर। सुदेश जी, जब नया नया आपने मतलब रेसलर बनने के लिए बेटी ने ठान लिया है और आप उसको मतलब उस तरफ आप प्रोत्साहन भी दे रहे थे, क्या कहते थे आसपास के लोग, रिश्तेदार कि भाई पहलवान बना रहे हो लड़कियों को, मसल्स बना रही है वो अपनी, मतलब एक जो एक औरत की जो एक वो होती है छवि जो है उसमें पहलवान वाली छवि जाती नहीं है। तो क्या लोग इस बारे में कुछ बात करते थे या लोग उसको ठीक से लेते थे? नहीं जी, बिल्कुल करते थे। कहते हैं लड़की है, ये लड़कों का गेम है, इसके आगे शादी भी करनी है और ये गेम ऐसा, इसमें इंजरी हो जाएगी, इसको बच्चे पैदा करने हैं। काफ़ी बोलते थे लोग। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गेम कर रही है, इसको मैंने गेम में भेजा और मैं इसका पूरा साथ दूंगी। हाँ, और हम इसको जब इसको पसंद है रेसलिंग तो इसको रेसलिंग और इसके पापा का क्या कहना था? साक्षी के पापा? इनके पापा भी स्टार्टिंग में तब बोल रहे थे उन्हें बेटा रेसलिंग नहीं, फिर हम तो इसके साथ ही ढल गए थे, चल बेटा रेसलिंग कर, हम तेरे साथ हैं। तो बिल्कुल। तो आपके और भी बच्चे हैं? बेटा है। हाँ, तो वो रेसलर नहीं है? नहीं, वो रेसलर नहीं है। हाँ।
तो वो उसने नहीं कभी सोचा नहीं, कि मैंने उसने तो कभी बैडमिंटन उठा लिया, कभी टेबल टेनिस उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया। उसका तो ये था, इसका उसने कोई एक गेम नहीं चुना अपना, वो तो अपने एंजॉयमेंट करता था बस। हाँ। अच्छा साक्षी, अब देखो इतने सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, क्या करोगे इतने सारे पुरस्कारों को? इतने सारे पैसे मिले हैं। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं होता, घर वाले ही सोचते हैं, हमेशा से उन्होंने ही ध्यान रखा है। कई बार लोग कहते हैं इतने सारे पुरस्कार मिल गए, कहीं थोड़ा दिमाग गड़बड़ ना हो जाए, कहीं जो आपका पाथ है, जो रास्ता है, उससे भटक ना जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे कभी स्टार्टिंग से किसी चीज़ की कमी नहीं रही है कि मुझे एकदम से ही इतना कुछ मिल गया कि पता नहीं मैं क्या क्या ले लूँ। शुरू से मेरे पास सारी चीज़ें थी, घर वालों ने हमेशा सारी चीज़ मुझे दे के रखी हैं। मैं ये नहीं कह सकती अब कि मेरे पास इतने पैसे आए हैं तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था पहले से ही, तो मेरा दिमाग खराब नहीं होगा, मैं नॉर्मल हूँ। नॉर्मल। अच्छा साक्षी, अब जैसे कि आप तो प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, कैसी वो मुलाकात रही और क्या क्या कहा आपको प्रधानमंत्री? ओलंपिक्स में जाने से पहले भी मिले थे वो, मोटिवेट करने के लिए कि फिर आने के बाद भी मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन किया और बोले कि मैं भी रोहतक से हूँ और मैं 5 साल रोहतक रहा हूँ, ये सब। फिर बोले तू रेस्ट ले, मारना मत मुझे। अच्छा। मैं बोली सर हम तो मैट पे रेसल करते हैं, बाद मैट के बाहर तो हम बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो हाँ। वैसे आपके कौन आपके जैसे कहते हैं ना आदर्श खिलाड़ी आपके लिए कौन है? आदर्श खिलाड़ी देखो, जब रेसलिंग शुरू की तो हमारे इंडिया में तो जैसे लड़कों ने ज़्यादा मतलब ओलंपिक्स, सुशील पहलवान जी, योगेश्वर पहलवान जी, उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया। 2008 में मेडल आया कुश्ती का, और फिर 12 में 2 आए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे जाके इंडिया के लिए रास्ता खोला है, मेडल्स भी लाए हैं। फिर गीता दीदी ने भी क्वालिफाई किया था, तो बहुत ज़्यादा अंदर से हो गया था कि एक क्वालिफाई हुआ है, तो अगर इंडिया की एक लड़की क्वालिफाई कर सकती है तो ज़्यादा क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ों से कोई गुरु मंत्र भी दिया था आपके जो आपके आइडल्स हैं, उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया था कि तुम जा रही हो तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना? नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस सारी चीज़ों पे ही ध्यान रखना पड़ता है, फोकस। और हम जब बाउट कर रहे हैं तो हर छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान रखना पड़ता है। साक्षी, अक्सर हमने देखा है कि कई बार जब खिलाड़ी छोटे शहरों से जाते हैं, इतनी बड़ी जगह पे जाते हैं, इतने बड़ा पूरा माहौल बदला हुआ होता है, तो एक खिलाड़ी के मन में क्या बीत रहा होता है? मतलब अपने आप को वो कितना, कई बार लगता है ना कितना विशाल है, हम तो इतने छोटे हैं, कहाँ, है ना? उस वक्त आपके दिल में क्या इस तरह की कोई फीलिंग्स आई थी? बिल्कुल आई थी, क्योंकि इतने साल से ओलंपिक्स में जाने की सोचते थे। 2008 में पहलवान जी का मेडल आया, ओलंपिक में से मेडल आ गया, मतलब उनका ही विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर 12 में फिर ये हो गया था अब तो कैसे भी करके रियो में जाना है, और हम फिर रियो में पहुंचे। तो मैं विनेश को बार बार पूछ रही हूँ, विनेश हम गेम्स विलेज में खड़े हैं, विनेश हम रियो में हैं। तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े गेम्स में हम खड़े हैं। तो फिर धीरे धीरे विश्वास, हम 15 दिन वहाँ रुके, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुदेश जी, जैसे कि अभी बता रहे हैं अपने पूरे सफलता की कहानी, लेकिन जैसे हमने शुरुआत की थी कि एक सफलता के पीछे बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष होता है। ये बताइए कि खिलाड़ी के लिए, और ख़ास तौर से खिलाड़ी के जो अभिभावक होते हैं, उनके लिए किस तरह का संघर्ष भारत पे होता है? एक जो व्यक्ति जो खेलना चाहता है, कितनी सुविधाएं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी चीज़ें जिसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है उसके अभिभावकों को? जी बिल्कुल, ये है अभी अभिभावक को। तो बाकी तो जो मैट पे हो तो उसने, सरकार ने देखना है बच्चों को क्या सुविधा देनी है। हमारा तो ये है कि बच्चा जैसे मान लीजिए सुबह उठता है, उसको खाने पीने का क्या चाहिए होता है, क्या उसको देना होता है, प्रैक्टिस के लिए जब वो प्रैक्टिस की करके वापस आती है, क्या उसको खाने का देना था। इवन मैं जॉब कर रही हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में, तो जब ये मैट से आती थी तो मैं इसका बिल्कुल प्रॉपर तैयार करके और दोपहर तक का ये बताती थी, बेटा ये खाना, ये नहीं। अगर मैं नहीं होती तो पापा को बताती, भाई को बताती। इसका भाई भी बहुत ध्यान रखता था इसका, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। और ये फिर खुद भी अपना जो मैं बताती हूँ अपना पूरा कर लेती थी मैंने। जिसने मतलब ये आने के बाद मेरे ने ये नहीं बोला इसको, बेटा तूने ये नहीं किया, ये अपना प्रॉपर करके रखते थे। अच्छा साक्षी, आप बताइए किस तरह की दिक्कत एक खिलाड़ी को पेश आती हैं? मतलब माँ बाप तो जाहिर है उसके साथ पूरा तन मन धन से लगे होते हैं, लेकिन उसके अलावा सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जिसकी एक खिलाड़ी को ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें, हमारे खिलाड़ियों को आज चाहिए लेकिन उनको मुहैया नहीं हो पाती? जैसे कि जब मैंने शुरू की थी, तो मैं अपनी बता रही हूँ, तो उस टाइम पे किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। एक सेंटर था, वैसा हॉल था, ना फ़ैन थे, ना लाइटिंग थी, सिर्फ एक मैट था और टीन का हॉल। अब मैं बता नहीं सकती कि कितनी गर्मी
में हम वहाँ ट्रेनिंग करते थे। धीरे धीरे फिर तो मेरे भी कैंप्स लगने शुरू हो गए। कैंप्स में तो नेशनल कैंप्स में तो थोड़ी बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन सेंटर की बता रही हूँ, रेसलिंग शुरू की उसके कुछ दिन बाद मेरे नी में इंजरी होगी। ठीक करने का नहीं पता, आसपास कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक के पास में दिखाने गई, सीधा बोल रहा है ऑपरेशन होगा, दूसरा बोल रहा है कि नहीं होगा। मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हैं। तो जगह जगह मैं ये कहना चाहती हूँ कि जगह जगह मेट्स होने चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डॉक्टर्स, फिजियो, कि बच्चे को अगर इंजरी हो जाए तो वो जल्दी से रिकवर करे, उसे समझ हो कि अपनी इंजरी कैसे रिकवर करनी है। अब इंजरी हो जाएगी तो मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं खुद भी अभी इतना पता चल गया है कि कैसे इंजरी से रिकवर होना है। लेकिन छोटे बच्चे इंजरी हो जाती है, फिर वो वहीं की वहीं बैठ जाते हैं, रिकवर नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से रह जाते हैं, फैसिलिटीज़ की वजह से रह जाते हैं। जी साक्षी, अब जबकि आपने ये ओलंपिक मेडल जीत लिया, लेकिन अभी आपके सामने कई ओलंपिक्स बाकी हैं। लेकिन ये बताइए कि ज़िंदगी में भी कुछ ओलंपिक करने पड़ते हैं, ख़ासतौर से लड़कियों को शादियाँ करनी पड़ती हैं। तो ये बताइए कि क्या अब आगे आपके क्या इरादे हैं और किस तरह से आप अपने इस खेल को और आगे बढ़ाना चाहती हैं? देखो, मेरा फर्स्ट ओलंपिक था और रेसलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। सोचा था कि ओलंपिक में जाना है और मेडल लाना है, तो भगवान ने बहुत अच्छा सुना है कि रियो में लिया। नहीं तो मैं सोचती थी रियो में जाऊंगी, फिर टोक्यो में जाऊंगी। तो अब मेरा सपना है टोक्यो में जाना है। मैं जापान नहीं गई हूँ आज तक। तो जब से मैंने रेसलिंग शुरू की तो सीनियर से सुना था कि जापान की लड़कियाँ इतनी अच्छी होती है, जापान की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं। तो जब से था कि जापान जाना है, जापान ट्रेनिंग करनी है, जापान ट्रेनिंग कैंप लग जाए भगवान। तो अभी अगला ओलंपिक जापान में है। तो अभी मेरे बहुत से टारगेट बाकी हैं। एशियन गेम्स में नहीं खेली हूँ, मुझे वो खेलना है। मुझे जापान टोक्यो में जाना है। तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा। सुदेश जी, जैसे कि अभी मैं पूछ रही हूँ कि ज़िंदगी के भी कुछ ओलंपिक होते हैं, लड़कियों के लिए वो बड़े नियत होते हैं। आप किस प्रकार से अब आगे साक्षी का, क्योंकि एक मंजिल तो उन्होंने पार कर ली, लेकिन उनके लिए तो बहुत सारी मंजिलें अभी और हैं, तो आप किस तरह से उनको उन मंजिलों की तरफ लेकर जाएंगी? उसमें आपको क्या लगता है, किस तरह से वो मेहनत अभी आपकी भी बाकी है? जी बिल्कुल, अभी तो इसने रेसलिंग करनी है और अपना रेसलिंग पे इसका पूरा फोकस है क्योंकि रेसलिंग से बहुत प्यार करती है। और जैसे इस तरह की इसको मेरी मदद है, मैं इसके बिल्कुल साथ हूँ। जो कहेगी बिल्कुल इसका साथ दूंगी हर एक काम के लिए, चाहे रेसलिंग में चाहे किसी भी काम के लिए, तो बिल्कुल। जी, साक्षी, चलते चलते आपने अब दिखाया कि आप क्या हैं, लेकिन आपकी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपके जैसे बनना चाहती हैं, अब साक्षी मलिक बनना चाहती हैं। उनके लिए आप क्या सोचती हैं और अपने आप को आज से आने वाले 10 सालों में आप कहाँ देखती हैं? मैं अपने आप को आगे आने वाले 10 साल में, मुझे अभी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ रेसलिंग के लिए। तो मैं जब तक मेरा शरीर साथ देगा मैं रेसलिंग करूँगी। उसके बाद मैं रेसलिंग से ही जुड़े रहना चाहती हूँ, चाहे किसी भी वे में, चाहे मुझे कोचिंग या एकेडमी चलानी पड़े या वहाँ बच्चों को सिखाना पड़े। तो मेरी लाइफ मुझे दिख रही है कि रेसलिंग से अलग कभी नहीं होगी। मैं हमेशा रेसलिंग से जुड़ी रहना चाहती हूँ। और नए आने वाली जो लड़कियाँ हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका जो भी मन करे, आपका कोई गेम करने को मन करे या कोई भी एक्टिविटी, तो आप अपने पेरेंट्स को खुल के बोलिए कि हमें ये करना है। क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। अब की बार मैंने और सिंधु ने प्रूव भी कर दिया कि लड़कियां बेस्ट हैं। तो आप पीछे ना हटो और आपको जो भी मन है वो आप अपने पेरेंट्स को बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी मलिक, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप और मंजिलें तय करें और अपने दाव दिखाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ तेजस्वी बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी साक्षी मलिक जिन्होंने लड़ा और दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।